नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि महिलाओं के लिए उनके स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र में कौन-कौन से जो है वो पहल किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। और इसके साथ ही जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या स्वयंसेवी संगठन हैं, उनका शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों और महिलाओं के लिए क्या एफर्ट्स, क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जो लोकल स्थानीय क्षेत्र पर महिलाओं को प्रशिक्षण क्या दिया जा रहा है, जेंडर सेंसिटिविटी के अंतर्गत कार्यक्रम कौन कौन से हैं, और एक सोशल वर्कर की क्या भूमिका होती है जब हम महिलाओं और लड़कियों के लिए काम करते हैं तब। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट और डेवलपमेंट संबंधी पहल क्या होती है वो समझेंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों के लिए सरकार के द्वारा और स्वयंसेवी संगठन जो संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं प्रशिक्षण के माध्यम से, उसको समझेंगे। और जैसे हमने बात की कि जेंडर संवेदीकरण के माध्यम से या संवेदनशील होते हुए जेंडर को ध्यान में रखते हुए हम किस तरह से कार्यक्रमों का विश्लेषण कर सकेंगे, और महिलाओं की जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसको सुधारने के लिए एक प्रोफेशनली ट्रेंड सोशल वर्कर की क्या भूमिका होती है, रोल होती है, उसके बारे में हम समझेंगे। अब यहाँ जो शुरुआत की जा रही है प्रस्तावना में, कहा जा रहा है कि देश में हमारे महिलाओं की आबादी पुरुषों के लगभग बराबर है और कुछ क्षेत्रों में महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से अधिक हैं। तो इस प्रकार उनका योगदान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में जोक्स ने 1987 में रिसर्च में ये पाया था कि विश्व की जो महिलाएं हैं उसमें उनकी निर्धन आबादी 70% है और विश्व की जो अशिक्षित आबादी की 2/3 महिलाएं हैं। तो ये आज के 36-37 साल पहले की रिसर्च स्टडी है जिसमें ये है। सन 2000 में ये मोहंती जी ने स्टडी किया था और उनका कहना था कि 5% से भी कम महिला विश्व के राज्याध्यक्षों, बड़े निगमों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सर्वोच्च पद पर नियुक्त हैं। तो यहाँ पे जो दो स्टडी बात की जा रही है, रिसर्च को मेंशन किया जा रहा है कि ये भारत क्या विश्व के समस्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सर्वोच्च पदों पर महिलाओं को यहाँ बता रहे हैं मोहंती जी। तो निसंदेह भारत में यह स्थिति है और स्वतंत्रता के बाद से भारत में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जो है अनेक इनिशिएटिव्स, प्रयास किए गए, चाहे वह पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हो या राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से हो। और इसी क्रम में देखेंगे कि महिलाओं की जो साक्षरता दर है 1991 में जो सिर्फ 51.63% थी, वो 2001 में बढ़ के 54.28% हुई और 2011 में ये 65% हो गई थी। तो इस तरह से सिंपल बात यही की जा रही है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है विगत 50, 70, 75 सालों में। और जो अभी हम ग्लोबलाइजेशन का समय देख रहे हैं कि हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, कोई भी चीज़, कहीं कुछ होती है, घटना होती है, समाज में सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, अर्थव्यवस्था में हो या किसी भी तरह की कोई घटना कहीं भी पूरे विश्व में होती है, तो इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, तकनीक के माध्यम से हम जुड़े हैं। और भूमंडलीकरण, भूमंडल, जो भूमि है, जो मंडल है, पूरा विश्व है, वो सब जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को प्रभावित करता है और महिलाओं को विशेषकर प्रभावित करता है जब हम किसी चीज़ को देखते हैं। अब यहाँ बात की जा रही है कि उदाहरण के लिए व्यवसायीकरण के कारण, बिजनेस कमर्शलाइजेशन के कारण जो महिला कृषि श्रमिकों को अन्न के बदले नगद राशि मिलने लगी है, जिससे भोजन सुरक्षा कम हो गई है। मतलब भोजन के लिए जो समस्याएं होती थी अब वो कम हो गई हैं। विदेशी पूंजी आगमन से जो जैसे कि मछली पालन, पशुपालन, इन सब में वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनिक, चमड़ा उद्योग, अन्य जो है। तो कुल मिला के यहाँ ये बात हो रही है कि भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन के कारण जब पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, चाहे वह बाजार की अर्थव्यवस्था हो, वस्तुओं सेवाओं का विपणन हो, मार्केटिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, कंजम्पशन हो यानी उपभोग हो, तो कहीं ना कहीं जो है विकास होता है। और उसी विकास के पहल के तहत
अगर हम देखें तो विकास शब्द का जो सबसे पहले उपयोग किया जाता था वो ये था कि भाई जीवन में गुणवत्ता हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो। और ऐसा फिर ये बाद में हुआ कि विकास को आर्थिक जो है उत्थान माना गया, कि इकोनॉमिकली अगर हम डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं, सशक्त होते हैं, हमारी परचेसिंग पावर या वस्तुओं सेवाओं को उपयोग करने के लिए, खरीद करने के लिए अगर पावर बढ़ती है, परचेसिंग पावर बढ़ती है, तो आर्थिक रूप से जो है विकास हुआ है, ये एक अवधारणा थी। और जैसे जैसे ये समय बढ़ता गया, यहाँ बात की जा रही है कि वृद्धि के लाभ आबादी के शीर्ष पर बैठे 10 से 20% लोगों को ही मिल पाता था। तो कहीं ना कहीं यहाँ बात की जा रही है कि असमानता और इनइक्वालिटी जो बढ़ी है समाज में, महिला पुरुष में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, वो भी एक महत्वपूर्ण जो है विकास के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आता है। और सामाजिक विकास, एक सोशल डेवलपमेंट एक व्यापक, एक वाइड कॉन्सेप्ट है, वाइड अवधारणा है, जिसमें संरचनात्मक परिवर्तन, जैसे संरचना में क्या परिवर्तन होता है, लोगों के राजनीतिक जो है परिप्रेक्ष्य में, आर्थिक में, सांस्कृतिक में, तो इस तरह से समाज में किस तरह से जो है परिवर्तन हो रहा है, और लोगों में निर्णय लेने की, उनके जीवन से संबंधित जो प्रभावित करने वाले अनेक कारक, उनको प्रभावित करने से संबंधित अगर वो निर्णय लेने में सक्षम हो रहे हैं और सशक्त महसूस करते हैं, तो कहा जाएगा कि विकास, एक सामाजिक विकास हो रहा है, जो यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। फिर कहा जा रहा है कि भागीदारी विकास, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट। अब पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट में कहा जा रहा है कि लोगों की वास्तविक अर्थों में भागीदारी जब तक नहीं होगी, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, वस्तुओं सेवाओं के उपयोग करने के क्षेत्र में हो, तब तक जो है वो विकास जो है पूरी तरह से नीचे समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचता, उसकी भागीदारी नहीं होती है, चाहे सरकार की योजनाएं हो या गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से हो, तब तक विकास नहीं कहा जा सकता। तो विकास कार्यक्रमों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भागीदारी होना, लोगों की पार्टिसिपेशन करना। अब एक एग्जांपल लेके आप देखेंगे, कोविड के टाइम पे अगर ये जो कोविड महामारी रही, कोरोना की वैश्विक महामारी रही, उस समय लोगों ने जो है अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सहभागिता की, कि उन्होंने मास्क लगाए, हम सब ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, घर से बाहर नहीं निकले, अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहे। अब सरकार कोई भी योजना बनाती है, अगर लोग उसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं करते, सरकार की योजनाओं में या प्राइवेट क्षेत्र में अगर आप देखें, तो अगर लोगों की सहभागिता नहीं है, तो फिर विकास का जो परिणाम होगा, जो डेवलपमेंट होगा, वो असंतुलित होगा, अनबैलेंस्ड होगा। इसके साथ ही आप देखेंगे कि कहीं जो है असमानता ज़्यादा होगी, कहीं असमानता कम होगी, मतलब सबको अवसर समान नहीं मिल पाएंगे और इनइक्वालिटी होगी। फिर बात की जा रही है कि आधारभूत या जो बेसिक एक विकास है, उसमें स्थानीय क्षेत्रों का संदर्भ निकल के आता है कि स्थानीय लोगों के हितों की, उनका क्या इंटरेस्ट है, उनके क्या रिसोर्सेस है स्थानीय क्षेत्र में, उसको ध्यान में रख करके जो है एक माइक्रो लेवल पे प्रोग्राम्स, योजनाएं बनाई जाती हैं, और फिर उससे जो निकल के आता है कि चीज़ों का विकास, गाँव का, ग्रामीण क्षेत्रों का, शहरी क्षेत्रों का। तो माइक्रो लेवल प्लानिंग के साथ जब हम लोकल या स्थानीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तब वो स्थानीय विकास या आधारभूत विकास के परिप्रेक्ष्य में निकल के आता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि मानव केंद्रित विकास, तो ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट में जब हम जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ बात की जा रही है कि यूनाइटेड नेशंस का डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, उसमें ये कहा जा रहा है कि लोगों का लोगों के द्वारा और लोगों के लिए विकास को हम जो है एक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में, परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि लोग हैं, वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं और लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो हमारे भारतीय संविधान में भी इस बात का जिक्र किया गया है। तो इस तरह से यहाँ बात ये हो रही है कि वास्तव में लोगों को विकास में उनकी भागीदारी की बात करना। और इसी दिशा में प्रोफेसर मुरली देसाई जी 1998 में 98 में दबावपूर्ण ढंग से बात कही कि मानव केंद्रित विकास एक दृष्टि है, एक सोच है, और यह अनेक विचारधाराओं जैसे मानवतावादी, ह्यूमैनिटेरियन,
लोकतंत्र, समाजवाद, मानवाधिकार और गांधी जैसे कई सामाजिक एवं राजनैतिक विचारकों के दर्शन के सम्मिश्रण का परिणाम है। तो प्रोफेसर मुरली देसाई जी का जो एक ये विचारधारा रही, रिसर्च रही उनका, कि मानव को केंद्र बिंदु में रख करके अगर उनके तमाम जो जीवन से संबंधित पहलू हैं, चाहे वह समाजवाद हो, मानव अधिकार हो, मानवतावाद हो, लोकतंत्र हो, तो ये चीज़ें मिल करके बनाएंगी एक ह्यूमन सेंटर डेवलपमेंट को। तो इस तरह से ये जो ऊपर 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बताए गए, उसमें कहीं लोगों की भागीदारी अनिवार्य किया गया है और लोगों के विकास के लिए जो है बात कही गई है। तो इस तरह से ये चीज़ें निकल के आती हैं। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो मानव है उसको रोगों से जो है मुक्ति हो, बीमार ना पड़े, भूखमरी की समस्या ना हो कि लोग भूख के कारण उनकी मृत्यु हो रही है, अच्छा स्वास्थ्य हो, स्वयं निर्णय ले सके, उनके पास ऑल्टरनेटिव्स या विकल्प हो। तो इस दिशा में अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो कहीं ना कहीं विकास की एक अवधारणा निकल करके आती है। अब अगर बात करें कि महिलाओं और लड़कियों के लिए सरकारी और स्वयंसेवी संगठनों का शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या पहल किए जा रहे हैं, तो सरकारी संगठनों के द्वारा या सरकार के द्वारा भारत में बहुत सारी विकास की योजनाओं का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और यहाँ जैसे बात की जा रहा है कि आप देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा अनेक कार्यक्रम आप देखेंगे अलग अलग, चाहे वो आजीविका के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, शिक्षा के लिए, लड़कियों के लिए बात कर रहे हैं हम कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्कीम चलाई जा रही हैं। तो 1974 में भारत सरकार ने महिलाओं की स्थिति जानने के लिए एक समिति का गठन किया और इसमें समिति की जो समानता की ओर रिपोर्ट पर कई विवादास्पद विषयों पर प्रकाश लाया और महिलाओं को कल्याणकारी नीतियों के लक्ष्य के रूप में नहीं अपितु विकास के महत्वपूर्ण कर्ता के रूप में समझने की आवश्यकता जो है वहाँ देखने को मिली। तो भारत सरकार आज़ादी के बाद से ही महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत जो है आप देखेंगे कि अनेक विभाग के अंतर्गत योजनाएं बनाती आई हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन किया गया। हाँ, ये अलग बात रही है कि पंचवर्षीय योजनाओं में जो महिलाओं की विशेष स्थिति को सुधारने के लिए जो उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए गए हैं। और फिर ये 1975 में उन महिला और बाल विकास का जो है चैप्टर यहाँ शामिल किया गया 6वीं योजना में। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल ये प्रोग्राम वगैरह ये सब जो है लॉन्च किए गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात यही हो रही है कि महिलाओं को, लड़कियों को लेकर के शिक्षण प्रशिक्षण, चाहे वो सिलाई के माध्यम से हो, कढ़ाई बुनाई के माध्यम से हो, मशीन देने के माध्यम से हो, कि वो सशक्त बन सके, उनकी स्थिति बेहतर हो सके, उस दिशा में यहाँ पे प्रयास किया गया है। और एक उदाहरण बहुत अच्छा यहाँ कहा गया है कि राजस्थान का साथिन कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत महिलाओं को उत्थान के लिए ग्रामीण स्वयंसेवी महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए तालमेल का कार्य सौंपा गया। तो महिलाओं की स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा तो प्रयास किया ही जा रहा है, पर जो स्थानीय लेवल पे जो स्वयंसेवी संगठन है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs है, उनके माध्यम से भी जो है सरकार जो है कोशिश करती है, हमेशा प्रयास करती रही है कि जो सामाजिक आर्थिक योजनाएं हैं महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं के आजीविका के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके विकास के लिए उस पर काम किए जा सके। और इसी दिशा में अनेक कार्यक्रम जो है लॉन्च किए गए हैं, शुरुआत की गई है, जिसमें स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना हो गया, प्रधानमंत्री के द्वारा अनेक योजनाएं जो है शुभारंभ की गई हैं, ग्रामीण आवास योजना हो गई, तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले के लिए नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई। तो ये कुछ योजनाएं हैं जिनके माध्यम से सरकार के द्वारा जो है आजीविका के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कुपोषण को दूर करने के लिए, खून की कमी या एनीमिया, अल्प रक्तता जिसे हम कहते हैं, उसको भी दूर करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम चलाए गए हैं। 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों, गर्भवती माताओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पोषण के लिए
अनेकों कार्यक्रम जो है पिछड़ी बस्तियों में चलाए गए हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में अनेकों कार्यक्रम इस तरह के आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में जो है वहाँ की सरकार के द्वारा, मैं अभी तुरंत की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 75-70 साल की बात आप देखें आज़ादी के बाद से ही, तो सरकार स्थानीय लेवल पे स्थानीय जो चीज़ें हैं, चुनौतियां हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, परिवार कल्याण से संबंधित जो चीज़ें हैं उसके लिए योजनाएं बनाती रही हैं। और कहीं पे शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो साइकिल जो है देने की योजना रही है। कहीं पढ़ाने के लिए बच्चियों को एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए अनेक सरकारों के द्वारा अलग योजनाएं बनाती गई हैं, मतलब लोगों को समर्पित की गई हैं। पर लोगों का पार्टिसिपेशन क्या है, और इसी दिशा में भारत सरकार ने 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष जो है नेशनल जो है विमेन ये फंड बनाया है। और इसका उद्देश्य कम आय की महिलाएं जो है उनको छोटा व्यवसाय देने के लिए जो है लोन प्रोवाइड करना है। मैं सोच भी रहा था इस बारे में कि नेशनल विमेन फंड जो है राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में शुरू किया गया। और इसी दिशा में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना जो है उसका भी जो है केंद्र सरकार के द्वारा योजना है, जिसमें 19 साल या उससे अधिक वर्ष की गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए उनके जो पहले 2 जीवित बच्चे होंगे उनके जन्म पर आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना। तो इस तरह से ये कुछ सरकार की योजनाएं हो गई जिनके माध्यम से जो है महिलाओं को सशक्त करने, उनको विकसित करने, उनके कल्याण के लिए काम करने की दिशा में प्रयास किए गए हैं सरकार के द्वारा। अब अगर हम देखें कि स्वयंसेवी संगठनों की क्या पहल रही है, तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, उनके द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अनेक प्रयास किए गए हैं। चाहे उनके रहने की व्यवस्था हो, चाहे उनकी जो है समितियां बना करके महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका के क्षेत्र में जो भी हम काम कर रहे हैं वो है। आर्थिक सशक्तिकरण एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं, महिलाएं हैं विशेषकर, उनको किस तरह से हम जो है रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और स्वयंसेवी संगठन जो हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, NGOs है, उनके माध्यम से किस तरह से उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने में हम ये NGOs हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो हेल्प कर सकती हैं। चाहे वो मछली पालन के माध्यम से हो, चाहे वह पशुपालन के माध्यम से हो, चाहे वह किसी अन्य योजनाओं के माध्यम से हो। तो इस तरह से वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर अगर हम देखें कि उपरोक्त तो जो 3 कार्यक्रम दिए गए हैं उसमें देखिए किशोरियों के स्वास्थ्य, शिक्षा, जो किशोरावस्था की लड़कियां होती हैं उनमें देखें स्वास्थ्य से संबंधित अनेक समस्याएं आज भी आपको देखने को मिलेंगी ग्रामीण क्षेत्रों में। हम बात कर रहे हैं सन 2024 की। 2024 में आज भी ऐसे अनेकों राज्यों में आप देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन या मासिक धर्म, माहवारी के समय स्वास्थ्य को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के बहुत समस्याएं होती है। मैं देखता हूँ छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों में भी कहीं कहीं जहाँ मुझे मौका मिलता है, तो समस्याएं अभी भी हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी सुधरी हैं, लेकिन बहुत दिशा में और काम करने की ज़रूरत है। और इस तरह से ये भी एक बहुत समस्या है। दूसरा जो है रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स जो है, ये भारत सरकार की योजनाओं ने जो है स्वयंसेवी संगठनों को इन्वॉल्व किया है। और इस दिशा में जो है स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना किशोरियों में, विवाहित महिलाओं में, और छुआछूत की बीमारी या इस तरह से जो है HIV एड्स वगैरह की बीमारियां जो हैं, खून की कमी हो गई, तो इस तरह से अनेक समस्याओं को जो है दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसके बाद फिर ये एक योजना है एकीकृत आहार एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, और यह यूनिसेफ की राज्य के सहयोग से जो है चलाया जा रहा है। और इसमें मतलब यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, चाइल्ड फंड है यूनिसेफ की, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि यूनिसेफ के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स जो है पार्टनरशिप करके किस तरह से स्वास्थ्य, आहार, पोषण किस दिशा में जो है महिलाओं को आज जागरूक करने, उनको जो है सशक्त बनाने, उनको स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे बात कही गई है। फिर बात करें कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं उसमें स्थानीय महिलाओं का जो प्रशिक्षण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी दिशा में बात की जा रही है कि
स्वास्थ्य कार्यकर्ता और प्रशिक्षित महिलाएं मूलतः 3 प्रकार के परिप्रेक्ष्य में होती हैं, देखी जाती हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य मार्गदर्शक, या जो गाइड करती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, दाइयाँ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो अगर आप MSW BSW की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये चीज़ जानना जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य को लेकर के जो प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जाता है उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में, तो 3 महत्वपूर्ण जो है महिलाएं जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में आती हैं, जिसमें है ये सबसे पहला कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मार्गदर्शन देने वाली महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, दाइयाँ जो हमेशा रहती हैं गाँव में, आप देखेंगे कि चाहे बच्चे के जन्म के समय हो, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो इस तरह से इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, उसी दिशा में बात की गई है। और कुछ स्टेट्स में जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में इस तरह की योजनाएं अपनाई जाती हैं, जिसमें कि इन सभी की जो है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के उनको ट्रेनिंग दिया जाए कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में चूँकि उतने ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल नहीं होते, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, तो इनको ट्रेनिंग दे करके इनके बारे में जैसे बात की जा रही है, किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अगर छोटे मोटे कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, तो वो वहाँ पे उन केसेस को हैंडल कर सकें, उनको मैनेज कर सकें, और अगर कुछ परिस्थितियाँ बिगड़ती हैं तो फिर वो जिला अस्पताल या जो अन्य राज्य में या गांव में या जो भी ज़िले में इस तरह की व्यवस्था है स्वास्थ्य संबंधित अस्पताल की, वहाँ पे जो है जा कर के लोगों को जो है मार्गदर्शन कर सकें, उनको जो है वहाँ पे हेल्प कर सकें। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है, फिर देखेंगे कि प्रशिक्षण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए दिया जाता है। अब यही बात हम भी वही कह रहे थे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो बेसिक चीज़ें हैं उनको देख करके यहाँ कोशिश की जाती है कि स्वास्थ्य की सेवाएं जो है दी जा सके। और फिर परिवार नियोजन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा जागरूकता फैलाना, स्वच्छता से संबंधित। अब जैसे वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन में क्या है कि जच्चा बच्चा जो हम बात करते हैं कि हमारी माताएं जो गर्भवती माता होती हैं, जैसे गर्भ में बालक या बालिका होती है, बच्चा होता है नवजात शिशु, तो उसके वहाँ से ले कर के बच्चे की डिलीवरी के बाद में उसको वैक्सीनेशन करवाना है, उसको दवाइयाँ खानी है माता को, और बच्चे को इंजेक्शन लगवाने हैं समय समय पर। वो सब यहाँ पे आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जो मार्गदर्शक हैं, जो दाई हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये सब इन्हीं सभी की भूमिका वहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है कि उनको जो है वहाँ पे ये सबसे संबंधित जागरूकता फैलाएं, उनको जानकारी दें। फिर अगर हम बात करें कि जेंडर से संबंधित, चाहे हम महिला के बारे में बात करें या थर्ड जेंडर के बारे में बात करें, तो सरकार के द्वारा, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा जो है जो प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, उसमें ये कार्यक्रम चलाया जाता है कि उनको जो है जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियों को स्वयंसेवी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सरकार तो करती ही है, रिसर्च के माध्यम से संवेदनशील बना सके जेंडर से संबंधित अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से। इसी दिशा में बात की जा रही है किंग एडवर्ड मेमोरियल चिकित्सालय का ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजना। महाराष्ट्र के पुणे जिले में इसका शुरुआत किया गया है। महिलाएं और बच्चे इसके लिए प्रमुख लक्ष्य ग्रुप होते हैं, लक्ष्य समूह होते हैं। इसमें क्षेत्रीय कार्मिक जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य मार्गदर्शक, बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो हो गए, और संक्रमणशील या समस्याग्रस्त महिला और बच्चों को पहचान करने में प्रशिक्षित होते हैं। तो इस तरह से प्रसूति का इतिहास, प्रथम मत छुआछूत, तो अनेक जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों से संबंधित, उनकी दिशा में ये काम करते हैं। और उनको जागरूक करना, उनको टीकाकरण जैसे हम बात कर रहे थे, परिवार नियोजन के बारे में बात कर रहे थे, तो ये तमाम जो कार्य हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर वो करते हैं। फिर अगर हम देखें कि परिवार सेवा संस्था का सचल मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं, तो घरेलू जो महिलाएं होती हैं वो अनेक कारणों से जो है उनको जानकारी या संसाधन नहीं मिल पाते हैं। तो इस दिशा में जैसे यहाँ बात की जा रही है कि चाइल्ड रिलीफ एंड एक कोई संस्था है टाइम एंड टैबलेट्स क्लब के माध्यम से दान दे की आवश्यकता से सहायता से परिवार सेवा, तो ये तमाम
छोटे छोटे जो प्रयास किए जा रहे हैं छोटे बड़े, और इसी दिशा में बात की जा रही है कि मलेरिया, मियादी बुखार, स्त्री रोगों का निदान, उपचार, मासिक धर्म नियमितीकरण संबंधी कार्य वैन के अंदर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ इस मोतियाबिंद, जो कैंसर, हड्डियों की समस्या, कुपोषण, पोषण से संबंधित समस्या, तो इस तरह से जो है सरकार के द्वारा, एनजीओ के द्वारा, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जागरूकता फैलाना, लोगों को अवेयर करना, उनको इस तरह से डेवलप करना, उनको मतलब एक जागरूकता हो जाए कि भाई ये सरकार की योजना है। आज के डेट में आप देखेंगे कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड बना करके आप स्वास्थ्य की जो है सेवाएं ले सकते हैं, पैसा नहीं लगेगा। तो इस तरह से तमाम जो है चीज़ों के बारे में, स्वास्थ्य से संबंधित, महिलाओं से संबंधित शिविर लगाना, शिविर लगा करके महिलाओं को जो है जानकारी देना। जो समूह है ग्रामीण क्षेत्रों में, आजीविका से, सामूहिक खेती से रिलेटेड, औषधि से संबंधित, आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित, जो स्थानीय क्षेत्र पे जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उनके सहयोग से, और जिला प्रशासन जो होता है किसी भी राज्य में, हमारे जो ज़िले बने हुए हैं प्रशासनिक इकाई के तौर पर, उसमें आप देखेंगे कि ज़िले में कलेक्टर होते हैं, और कलेक्टर के मार्गदर्शन में जो है लीडरशिप में आप देखेंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग जो है महिलाओं के स्वास्थ्य, बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित अनेक प्रकार के शिविर लगाते हैं, और अनेक प्रकार की बीमारियों का जो है पता लगाया जाता है अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग समय पर, और उस तरह से उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है। अब अगर हम बात करें कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका होगी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो एक सोशल वर्कर की क्या भूमिका होगी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं में मध्यस्थ की भूमिका, मीडिएटर की भूमिका होगी। एक ऐसे दूत की, एक ऐसे व्यक्ति की जो समाज में जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य को लेकर के, और उसका समाधान कहाँ हो सकता है, सरकार की योजनाएं क्या क्या योजनाएं हैं जिनका स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं लोग, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, दिव्यांगजन हो, थर्ड जेंडर हो, उसको लेकर के यहाँ पे है। और उस दिशा में यहाँ पे बात की जा रही कि मध्यस्थता सेवाग्राही, चाहे समुदाय में हो, समाज में हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हो, तो वो सबसे निकल के आती है कि मध्यस्थता, मीडिएटर के रूप में काम करना। स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं सरकार की स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज के माध्यम से हो, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हो। देन शिक्षक के रूप में भूमिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिए कि एज ए टीचर, एज ए एजुकेटर आप एजुकेट करते हैं, और इसमें कोई पढ़ाने की क्लास की बात नहीं होती, ये होता है उसमें बेसिक चीज़ों के बारे में, जैसे यहाँ बात की जा रही है। ये देखिए आप कि यहाँ पे उनको सलाह देना, सुझाव देना, उनकी समस्या कुछ हो रही है स्वास्थ्य से संबंधित, कुपोषण से संबंधित, पोषण, रसोई घर प्रबंधन, रसोई में साफ सफाई रख के भोजन बनाना है, भोजन तैयार करते समय फल सब्जियों का, बच्चों की देखभाल, भोजन, स्नान कराया जाए, कपड़े कैसे पहनाए जाए। तो एक बेसिक जो आवश्यकताएं हैं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, उनसे संबंधित जो है जागरूक करना लोगों को, समाज को, एक सोशल वर्कर, प्रोफेशनली ट्रेंड सोशल वर्कर की भूमिका कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जरूर निकल के आती है। देन कंसल्टेंट या परामर्शदाता या काउंसलर के रूप में आप देखेंगे भूमिका, तो किसी भी व्यक्ति, समूह या परिवार के साथ सीधे व्यक्तिगत रूप से संबंध होना, ताकि विकासात्मक, व्यवहारात्मक और अंतर्वैयक्तिक या परिस्थिति जो उत्पन्न समस्याएं उनको नियंत्रण करने में, उनको समस्याओं को दूर करने में, जैसे गर्भ निरोधक साधन अपनाने में, महिलाओं को रोगों से चिकित्सक के पास ले जाने में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रसव या इंस्टीट्यूशनल या संस्थागत डिलीवरीज करवाने में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कंसल्टेंट या एक काउंसलर या परामर्शदाता की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भाई अगर गांव में आपको सांप काट लिया, अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, या बिच्छू काट लिया, या कहीं कुछ हो गया इस तरह का, तो उसका समाधान कहाँ हो सकता है। रेदर देन कि आप झाड़ फूक में जाएं ग्रामीण क्षेत्र में, उसकी बजाय डॉक्टर के पास तुरंत जाना है ले करके, और
अगर कोई बीमारी हो रही है या बुखार आ रहा है या मलेरिया के केस सिम्टम्स दिख रहे हैं या खांसी आ रही है, तो शिक्षित करना लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित कि भाई आप बिल्कुल लापरवाही मत करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, वहाँ अगर समस्या नहीं बनती है, सॉल्व नहीं होती है तो जिला अस्पताल में जाएं। तो इस तरह से एक काउंसलर की भूमिका एक सोशल वर्कर की होती है। फिर वो है कार्यभार प्रबंधक के रूप में, तो एक मैनेजर के रूप में जो है जहाँ भी काम करते हैं सोशल वर्कर, वहाँ पे आप देखेंगे कि उनको चाहे वो एनजीओ हो या गवर्नमेंट हो, सोशल वर्कर की भूमिका एक मैनेजर के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना है, लोगों को मोटिवेट करना है, उनको गाइड करना है, उनको डायरेक्शंस देने हैं, कई चीज़ों को मैनेज करके एक साथ काम करवाने हैं, लोगों के हेल्प करना है, गाइड करना है उनको। और लोगों को पता नहीं होता कि सरकारी अस्पताल में जाने के बाद कहाँ फॉर्म भरना है, क्या फॉर्म भरना है। तो जो मेडिकल सेक्टर में सोशल वर्कर्स काम कर रहे हैं, आप देखेंगे कि भारत में कहीं भी आप पूछेंगे तो उनकी ये तमाम चीज़ें एक मैनेजर के रूप में, एक हेल्प कम्युनिकेटर काउंसलर के रूप में भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ निकल के आती है कि समय का प्रबंधन करते हुए टाइम के अंदर में जो है आपको इमिडिएटली एक काम करना है। और कुछ कई बार तो ऐसे केसेस आते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे किसी को कुछ बीमारी हो गई, अब उसके ऑपरेशन के लिए अस्पताल में, जिला अस्पताल में या कहीं पर भी जो है समस्या का समाधान नहीं हो रहा, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाना है, या कोई बड़ा ऑपरेशन है या कोई बड़ी समस्या है, बीमारी है, तो उसमें ज़्यादा खर्चा लगेगा, पैसा लगेंगे, तो स्वयं सहायता समूह के वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा या स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से फंड इकट्ठा करवाना, पैसा इकट्ठा करवाना, ऑपरेशन करवाना, ट्रीटमेंट करवाना, जो भी है, और इसमें एक मैनेजर की भूमिका यहाँ निकल के आती है। तो किस तरह से रिसोर्सेज को आप देखते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, वो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देन स्टाफ के विकास के रूप में भूमिका, तो एक जो सोशल वर्कर होता है उसको ट्रेनिंग भी देना है, उसको ऑडिट भी करना है, इन्विजिलेशन भी करना है, उसको कंसल्टेंट भी देना है, उसको वॉलंटरली कभी कभी मैनेजमेंट के माध्यम से जो है स्वास्थ्य से संबंधित या शिक्षा से संबंधित या काउंसलर या उस तरह के अनेकों जो है काम होते हैं, तो वो भी उसको स्टाफ के डेवलपमेंट, उसके पर्सपेक्टिव में देखना है। देन प्रशासक के रूप में, कि एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, भाई काम तो करवाना है। अगर आप सोशल वर्कर हैं, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आजीविका के क्षेत्र में हो, अनेक धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग, ग्रामीण, शहरी, कहीं भी आप काम कर रहे हो, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए, आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमको काम कैसे करवाना है। जैसे मैं अभी बात कर रहा था बीमारियों के बारे में, कोई बड़ी बीमारी किसी को हो जाती है और उसका पैसा उसके पास नहीं है और उस पर ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होनी चाहिए कि हम इसको कैसे मैनेज करें, कहाँ से फाइनेंस का, पैसे का ज़रूरत को पूरा करवाएं। ब्लड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट, खून की जो कमी होती है, कई बार ऑपरेशन होता है, खून नहीं मिलते हैं, सेम ब्लड ग्रुप मैच, तो ब्लड बैंक में अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको समाज से जो है आपका नेटवर्क होना चाहिए कि आप जो है लोगों से तुरंत व्यवस्था बना सके। स्वयं जो संस्थाएं हैं, स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, उनके साथ जुड़ करके काम करना, तो कहीं ना कहीं एक सोशल चेंज के एजेंट के रूप में, सामाजिक परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में भी भूमिका निकल करके आती है कि समाज में परिवर्तन के लिए, समाज में जो समस्याएं हैं, जो कुरीतियां हैं, जो बीमारियां हैं, उनको दूर करने के लिए आप जो है एज ए सोशल चेंज एजेंट के रूप में काम करते हैं और समाज में फिर परिवर्तन आता है। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण जो है बिंदु थे स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को लेकर के, और एक सोशल वर्कर की जो भूमिका थी उसमें यही बात की जा रही है कि आपको समझना है कि महिलाओं से संबंधित समस्याएं क्या हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है, सरकार की कौन कौन सी लेटेस्ट योजनाएं हैं, चाहे वह राज्य सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो, और उन योजनाओं में लोग उसका लाभ कैसे ले सकते हैं, उनको काउंसलिंग करना, उनको गाइड करना, उनको जागरूक करना, शिक्षा फैलाना, एक प्रशासक के रूप में, एक ट्रेनर के रूप में, एक सोशल चेंज एजेंट के रूप में भूमिका होती है। तो ये एक छोटी सी यूनिट है, इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो एक आइडिया आपको डेवलप हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके बिल्कुल बताएं कैसा आपको लगा। थैंक यू।